तो ये जब एरिया में से एलिमेंट लेना होता है तो रेक्टेंगुलर शेप का एलिमेंट लेते हैं, लेकिन आप मान लो इस स्फीयर में से एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट लोगे तो एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर थोड़ी होगा, उसका जो साइड होगा उसमें कर्वेचर होगा, उसके साइड में टेढ़ापन आएगा। हाँ, रेक्टेंगुलर इस मायने में बोल रहे हैं कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, इस मायने में रेक्टेंगुलर बोल सकते हो। लेकिन एग्जैक्टली स्ट्रेट बोलोगे, साइड स्ट्रेट, तो वो नहीं निकलेगा। ये आप यदि आप स्फीयर में से एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट लेते हैं तो थोड़ा सा साइड में कर्वेचर होगा, टेढ़ापन। रेक्टेंगुलर बोलेंगे क्योंकि ये साइड लेंथ इक्वल लिया जा रहा है। तो कोई भी शेप का आपके पास एक ये लिक्विड था, मान लो स्फेरिकल शेप का, उसके सरफेस में से एक एलिमेंट सेलेक्ट किया रेक्टेंगुलर शेप का। चलिए इसको लिखा जाए। समझे ना इस फिगर में क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर? यस सर। देखो, कंसीडर a rectangular element from the surface of liquid ये एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट है, इसका साइड लेंथ मान लीजिए ये AD बराबर x मान लो, तो BC बराबर भी x होगा, और AB बराबर y मान लो तो CD बराबर भी y होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर बोल रहे हैं तो साइड लेंथ सेम लेना होगा। लेकिन एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं है साइड, उसका सभी साइड में कुछ कुछ कर्वेचर मतलब टेढ़ापन। जब और इस जो मान लीजिए, चूंकि आप ये स्फीयर में से लिए हो एलिमेंट, तो अंदर से एक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा इस पर, एक एक्सेस प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा इस एलिमेंट पर। वो नहीं होगा तो फिर एलिमेंट वहां पर रहवे नहीं करेगा, नीचे आ जाएगा। अभी अभी वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था ना ये वाला, कि आप कोई भी, आप मान लीजिए यहाँ एक एलिमेंट लिया, तो इस एलिमेंट पर इधर से भी एक फोर्स लग रहा होता है, इधर से भी एक फोर्स लगता है। इस दोनों फोर्स का एक रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में आता है, इस डायरेक्शन में एक रिजल्टेंट फोर्स। तो फिर ये एलिमेंट यहाँ क्यों है? तो निश्चित रूप से ऊपर के डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा होगा उस एलिमेंट पर। वो ऊपर की तरफ जो लग रहा हो किसका फोर्स है? तो शायद अंदर से एक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा, उसी को एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। तो मान लीजिए इस एलिमेंट पर एक फोर्स लगा, अंदर से एक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है P, एक्सेस प्रेशर इसी का नाम दे हम लोग। ये ऐसा है एलिमेंट, जैसे मेरा हाथ देख रहा है इस तरह से एग्जैक्टली, ये हाथ का भी शेप देखो एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर नहीं है, ये साइड में कर्वेचर है, इस साइड में भी कर्वेचर है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही ले रहे हैं वहां पर। अंदर से एक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है P, एक्सेस प्रेशर P। लेट एक्सेस प्रेशर ऑन एलिमेंट is P। अब ये प्रेशर क्या करेगा? इस एलिमेंट पर अंदर से फोर्स लगाएगा। अब फोर्स लगाएगा तो जिसके चलते ये एलिमेंट मेरा ऊपर खिसक जाएगा अंदर से। यदि प्रेशर इंक्रीज करते हो, इसलिए एक्सेस प्रेशर बोल रहे हैं। एक प्रेशर तो ऐसा होगा जब ये रुका हुआ रहेगा, रेस्ट में रहेगा। अब यदि प्रेशर बढ़ाइएगा तो ये एक्सपेंड होगा, जैसे बैलून में गैस भरते हो तो एक्सपेंशन होता है, उसका एक्सपेंड होकर कोई नया इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जाता है। तो हमने मान लो अंदर से एक एक्सेस प्रेशर एग्जर्ट किया P अमाउंट का, वो प्रेशर क्या करेगा? इस एलिमेंट पर फोर्स लगाएगा नीचे से,
जिसके चलते ये एलिमेंट कुछ अमाउंट से सपोज करो ऊपर खिसक गया, तो वो डिस्प्लेस्ड पोजीशन को अब फिगर में दिखाते हैं। एलिमेंट जो ऊपर खिसका कुछ अमाउंट से उस डिस्प्लेस्ड पोजीशन को चलो दिखाते हैं। तो ये फिगर आप समझो तो आपका हाथ एग्जैक्टली अपना हाथ वाला फिगर समझ लीजिए, और वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर डिस्प्लेस्ड होगा ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर। ये जो एक्सेस प्रेशर है P, दिस प्रेशर exert force on element this pressure exert force on element as a result of which element displaced through dz in vertically upward direction ये एलिमेंट में dz अमाउंट से डिस्प्लेसमेंट हुआ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। अब उस डिस्प्लेस्ड एलिमेंट को शो करते हैं फिगर में, देखो ये A आ गया A डैश पर, B आ गया B डैश पर, D आ गया D डैश पर एंड C आ गया C डैश पर। यानी एग्जैक्टली मेरा ये एलिमेंट यहां था, अंदर से प्रेशर एग्जर्ट किया जिसके चलते ये एलिमेंट ऊपर खिसक गया डीजेड अमाउंट से, डीजेड अमाउंट से ऊपर खिसकना। यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट या ये डिस्प्लेसमेंट, ये सब डीजेड अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट है। ये सब डीजेड अमाउंट से वर्टिकली अपवर्ड, ये सब भी डीजेड। फिगर समझना बहुत जरूरी है इसमें। हम लोग एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट लिया, उस रेक्टेंगुलर एलिमेंट ABCD, उसका डायमेंशन x एंड y माना, ऑपोजिट साइड का एक लेंथ x और एक साइड का ऑपोजिट लेंथ y। उसमें कौन कौन देख रहे हो आप? ये साइड एंड ये साइड y एंड ये साइड एंड ये साइड x। फिर क्या किया? अंदर से प्रेशर इंक्रीज किया, वो इंक्रीज इन प्रेशर को P मान रहे हैं, जिसको एक्सेस प्रेशर बोलेंगे। तो वो इंक्रीज इन प्रेशर उस एलिमेंट पर फोर्स लगाया अंदर से, जिसके चलते वो एलिमेंट, ये जो एलिमेंट था ऊपर खिसक गया डीजेड अमाउंट से। अच्छा, एक चीज और आप देखते होगे बैलून सब में, कोई एलिमेंट आप एक स्केच पेन से एक एलिमेंट ड्रॉ करके रखना रेक्टेंगुलर, अब आप उसमें गैस भरोगे तो जब वो उसका साइज जब बढ़ने जाएगा उस बैलून का, तो देखना वो जो एलिमेंट आप ड्रॉ किए हुए थे पेन से, उस एलिमेंट का साइड लेंथ इंक्रीज करेगा। स्ट्रेचिंग होता है ना सरफेस में, नहीं? यस सर। ये इमेजिन कर रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं? सरफेस स्ट्रेच होता है, तनाता है सरफेस, क्लियरली उसका सब साइड लेंथ, उस रेक्टेंगल का सब साइड लेंथ इंक्रीज करेगा, यानी उस एलिमेंट का एरिया इंक्रीज करेगा। जब साइड लेंथ इंक्रीज किया तो उसका एरिया इंक्रीज करेगा, यानी ये एलिमेंट, ये जो एलिमेंट जब ऊपर जाएगा तो स्ट्रेचिंग होगा उसका सभी साइड में,
अब उसका साइड लेंथ मान लो पहले ये x था तो अब x प्लस dx हो गया, ये y था तो y प्लस dy हो गया। तो एक रिजल्ट यहां ये मिलेगा कि जब आपका एलिमेंट ऊपर डिस्प्लेस्ड होगा तो एलिमेंट का साइड लेंथ इंक्रीज करेगा, तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच साइड लेंथ ऑफ एलिमेंट increases and let new side length are x plus dx and y plus dy। तो एरिया में इंक्रीज होगा, hence area of element increases, hence area of element increases। साइड लेंथ इंक्रीज किया तो एरिया में इंक्रीज होगा। तो वो इंक्रीज इन एरिया कितना वो फाइंड करना होगा। दिस इंक्रीज इन एरिया अच्छा, उस एलिमेंट का न्यू पोजीशन कौन है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, इनिशियल पोजीशन एलिमेंट का ए बी सी डी, और जब ऊपर खिसका तो नया पोजीशन एक्वायर किया जिसको हम लोग ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश से डिनोट कर रहे हैं, ये ध्यान दोगे। तो इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ, इसके लिए क्या करोगे, फाइनल एरिया में से इनिशियल एरिया घटाओगे, फाइनल एरिया होगा कितना, x प्लस dx इंटू वाई प्लस dy। रेक्टेंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला, लेंथ इंटू विड्थ, ये फाइनल लेंथ इंटू विड्थ है। इसमें से घटाओगे इनिशियल लेंथ इंटू विड्थ को जो x एंड x y था ना, एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। फाइनल लेंथ x प्लस dx एंड y प्लस dy, तो फाइनल एरिया इतना हुआ, इनिशियल एरिया इतना। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये एक्स वाई प्लस एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स वाई, दैट इज ये कैंसिल, यानी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये हुआ इंक्रीज इन एरिया। उस लिक्विड का एरिया में कितना इंक्रीज हुआ, ये हुआ। अब बताओ, जब एलिमेंट का एरिया इंक्रीज किया तो उस एलिमेंट का सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। पिछले क्लास में हम लोग ये प्रूव किया था कि सरफेस एनर्जी U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अच्छा, पिछला क्लास में हो गया था पूरा कंप्लीट ना? हाँ सर, प्रूव कर दिए थे उसको सर, ये मतलब बता दिए थे। एक क्वेश्चन हम पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, डिफाइन सरफेस एनर्जी एंड प्रूव दैट सरफेस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ये कंप्लीट हो गया था ना? नहीं सर, नहीं, ये सब बता दिए थे, खाली डाउनवर्ड फोर्स कोई सब बात समझा दिए थे लेकिन लिखे नहीं थे ना? हाँ सर, याद दिलाना चाहिए था, अभी आए तो।
समझा तो सब कुछ दिए थे ना, 3 गो मोलेक्यूल कंसीडर किए थे, ए बी सी, हाँ और सर। बोले थे कि ए पर नेट फोर्स 0 और बी और सी पर एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो सरफेस पर जितने भी मोलेक्यूल्स होता है लिक्विड के फ्री सरफेस पर, सब मोलेक्यूल में कुछ कुछ एनर्जी होता है। वो एनर्जी सरफेस में कैसे आया था? तो वो जब मोलेक्यूल नीचे से पेंदी बॉटम से जब सरफेस पर आया था, इस डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट आया था वो। तो डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट कोई ना कोई फोर्स है जो उसको ला रहा है। तो वर्क डन किया जाता है उस मोलेक्यूल में, नीचे से ऊपर तक आने में उस पर एक वर्क किया जाता है मोलेक्यूल में। वही वर्क उस मोलेक्यूल में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो सरफेस पर जितने भी मोलेक्यूल्स है, सब मोलेक्यूल में एनर्जी है। उसी सब मोलेक्यूल का एनर्जी को जोड़ देते हैं तो उसको सरफेस एनर्जी बोला जाता है। अब जितना ज्यादा मोलेक्यूल होगा उतना ज्यादा सरफेस एनर्जी होगा। अब मोलेक्यूल ज्यादा कब होगा? जब एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया। इसलिए सरफेस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। थोड़ा सा उसको लिखना था, उसमें बच गया था। हाँ, सब बात समझा दिए थे। आप पिछला लेक्चर को देख के हम भेज देंगे उसको। जो बात सब बोले होंगे ना उसको लिख लेना है, बस जो हम बोल रहे होंगे उसको पॉज कर करके लिख लेना है। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा ये, चलो अभी यूज करते हैं उस फॉर्मूला का, हमको यूज है। यहां पर क्या हुआ कि एलिमेंट जब ऊपर डिस्प्लेस्ड हुआ तो उसका साइड लेंथ बढ़ा, जब साइड लेंथ बढ़ा तो उसका एरिया में इंक्रीज हुआ, और जब एरिया में इंक्रीज हुआ तो हम अब बोल रहे हैं क्या कि उसका सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। क्योंकि पिछले क्लास में यही क्वेश्चन था कि सरफेस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये प्रूव करना था। मान लो उसको हम लोग कर लिया कि सरफेस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये थियोरिटिकल ये प्रूव करना था, इसके लिए कोई मैथमेटिक्स नहीं था। लेकिन कुछ काम और था करना यहाँ पर। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते तो एगो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट टी डालना पड़ता है, टी या 2t डालना पड़ता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह। ये चीज तो हम लोग लैंग्वेज में बोल दिए थे, कैसे होगा सो थोड़ा गौर करो, अपना भी आईक्यू चलाओ, अपना भी दिमाग खर्च करो थोड़ा बहुत, कभी मिस हो जाता है तो। नहीं, यस सर। याद दिलाना चाहिए था शुरू में, हालांकि हर बात बोल चुके थे हम। देखो यहाँ पर समझ लो क्या था। ऐसे लिए थे, एक कंटेनर लिए थे, इसमें लिक्विड भर दिया था। अब इस लिक्विड में 3 गो मोलेक्यूल कंसीडर किया था। एक मोलेक्यूल कंप्लीटली अंदर में, एक मोलेक्यूल फ्री सरफेस के नजदीक, और एक मोलेक्यूल ऑन द फ्री सरफेस। इस मोलेक्यूल पर नेट फोर्स 0, इस मोलेक्यूल पर एगो फोर्स नीचे लगेगा, इस मोलेक्यूल पर भी एगो फोर्स नीचे लगेगा। ये सब बात डिस्क्राइब किए। फिर क्या बोला कि फ्री सरफेस पर जितने भी मोलेक्यूल्स है वो मोलेक्यूल सब बॉटम से ही यहां आया है। ये लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है कि आप जब लिक्विड डालोगे कंटेनर में तो आप जो मोलेक्यूल डाल रहे हो वो नीचे जाता है, और पहले से जो नीचे में रहता है वो ऊपर आता है। तो ये जितने भी मोलेक्यूल है फ्री सरफेस पर, ये नीचे से ही यहाँ आया है। और जब नीचे से यहाँ आएगा तो अपने आप तो नहीं आ जाएगा, उस पर तो नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स। तो वो कैसे मोलेक्यूल अपने आप आ जाएगा? निश्चित रूप से कोई ना कोई एजेंट है इसके अंदर जो इस मोलेक्यूल को इस डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट ला रहा है। अब कोई बॉडी अर्थ सरफेस पर रखा हुआ है, हमको यहाँ लाना है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अपने आप थोड़ी आ जाएगा, हम लोग को लाना पड़ेगा।
एक्सटर्नल एजेंट को लाना पड़ेगा उस बॉडी को, यानी हमको वर्क करना पड़ेगा बॉडी में। हमने जो वर्क किया उस अर्थ सरफेस से यहां लाने में, वो वर्क इस बॉडी के अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यही बात है यहाँ पर। ये जितने भी मोलेक्युल्स देख रहे हो फ्री सरफेस पर, सब मोलेक्युल में एनर्जी है। कहां से आया ये एनर्जी उस मोलेक्युल में? नीचे से जब यहां आ रहा था तो एक एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क किया गया था मोलेक्युल पर, यहां से यहां लाने में, इस फोर्स के अगेंस्ट। वही वर्क इस मोलेक्युल में एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया है। अब इस सभी मोलेक्युल का एनर्जी को जोड़ दो। फ्री सरफेस पर जितने भी मोलेक्युल है सबके एनर्जी को जोड़ दो, उसी को सरफेस एनर्जी बोलते हैं। मोलेक्युल का ही एनर्जी का सम को सरफेस एनर्जी। तो क्लियरली जितना ज्यादा मोलेक्युल होगा उतना ज्यादा सरफेस एनर्जी होगा। अब मोलेक्युल ज्यादा कम होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? एरिया पर। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा मोलेक्युल्स होगा, इसलिए सरफेस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये सब बात बोले थे, ऐसे ही पॉज करके अपन समझ लिए हो तो लिख लेना लैंग्वेज में उस क्वेश्चन को कंप्लीट। लेकिन थोड़ा सा ये एगो एक्स्ट्रा काम करना, सरफेस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एरिया, फिर सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिख दोगे उसको, और यहाँ का प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना, तो उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को टी से डिनोट करना, या बहुत सारा बुक एस से डिनोट भी करता है उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को, एस सिंबल। अच्छा, या तो एक टी या दो टी, दोनों हो सकते, दोनों में से कोई भी हो सकता है। कब एक टी लोगे, कब दो टी लोगे? तो इसका कंडीशन है कि जब आपके फ्री सरफेस में एक फ्री सरफेस हो तो वो एक टी लेना, और दो फ्री सरफेस हो तो दो टी लेना, 2t लेना। ये वन फ्री सरफेस में, और ये लेना फॉर 2 फ्री सरफेस के लिए। ये T तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसी का नाम है सरफेस टेंशन। इसी प्रोपोर्शनैलिटी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। एक एक्स्ट्रा काम ये सब लिख देना है, ये जो थ्योरेटिकली डिस्क्राइब किया वो लिखा हुआ होना चाहिए, और ये उसके बाद ये काम, बस इतने ही तो करना था। इतना ही बात बस छूटा, ये चीज सब नहीं लिखा। ठीक है, उसको मैनेज करो उस बात को, जो ठीक है ना? यस सर। सब बात समझा दिया गया है। इतना भी आईक्यू आप लोग का कम नहीं होगा कि कभी कभार इतना हेल्प नहीं हो सकता है आपसे। चलिए अब आइए मेन क्वेश्चन में। सर यहाँ का डीएक्स आए सर यहाँ का डीएक्स डीवाई को नेग्लिजिबल कर लिए। हाँ, dx इंटू dy जो मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पर, ये dx इंटू dy भी एक टर्म आता, उसको नेग्लेक्ट कर दिए, क्योंकि dx भी स्मॉल है और dy भी स्मॉल है। आप दो स्मॉल का प्रोडक्ट करोगे तो वो और स्मॉल हो जाता है, तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया। dx इंटू dy जहां भी आता है, एक टर्म और लिख लो ना यहाँ, dx इंटू dy, तो ये इसको नेग्लेक्ट कर दो, जीरो मान लो इसको, दोनों बहुत छोटा है। हो गया? यस सर। हो गया ना? यस सर। तो सुना जाए, मेन मुद्दा पर आइए आप। तो हमारा एलिमेंट जब ऊपर खिसका तो उसका साइड लेंथ इंक्रीज हुआ, उसका एरिया इंक्रीज हुआ, और जब एरिया इंक्रीज हुआ तो क्लियरली उस एलिमेंट का सरफेस एनर्जी में भी इंक्रीजिंग होगा। तो लिखो यहां पर, हेंस सरफेस एनर्जी ऑफ एलिमेंट आल्सो इंक्रीजेस। सरफेस एनर्जी ऑफ एलिमेंट आल्सो इंक्रीजेस।
और इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी जो हो जाएगा तो वो जो सरफेस एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ उसके लिए देखिए क्या करेंगे, चूंकि U इज प्रोपोर्शनल टू A है तो यहां पर डेल्टा लगा दो, तो यहां भी डेल्टा लगाएंगे, यानी इसको चेंज के टर्म्स में रखोगे, इसको भी चेंजे के टर्म्स में रखना पड़ेगा ना, क्या? यस ठीक है सर। ना, ये सब मैथमेटिक्स तो समझ में आ रहा है। इसमें डेल्टा लगाया तो इसमें भी डेल्टा लगाएंगे, डेल्टा मतलब चेंज या इंक्रीज। डेल्टा ए इंक्रीज इन एरिया का फॉर्मूला अभी अभी कितना आया था, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। इतना ये जो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी होगा वो ये होगा, लेकिन इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो या तो टी देंगे या 2t देंगे, वो डिपेंड करता है कितने फ्री सरफेस है आपके उस एलिमेंट में, नंबर ऑफ फ्री सरफेस। तो सपोज कर लिया जाए ये जो एलिमेंट लिया था उसमें एक फ्री सरफेस है, सपोज करो, मान लो तत्काल थोड़ा देर के लिए, लेट द एलिमेंट हैज वन फ्री सरफेस। लेट एलिमेंट हैज वन फ्री सरफेस, तो फिर उस केस में इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाइएगा तो एगो सिंगल टी देना पड़ेगा, और ये फिर एरिया एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। यदि दो फ्री सरफेस होगा तो यहां पर 2t, ये नंबर ऑफ फ्री सरफेस, ये हम समझाएंगे कोई एलिमेंट में कितने फ्री सरफेस है ये कैसे पता करेंगे, ये बात हम अलग से समझा दे रहे हैं। दो से ज्यादा फ्री सरफेस नहीं हो सकता है, एक या दो, कोई भी लिक्विड होगा तो उसमें दो से ज्यादा फ्री सरफेस नहीं होता है, बता रहे हैं उस बात को अलग से हम। तो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी इतना हुआ। अब बताओ कोई चीज का एनर्जी इंक्रीज हुआ है तो फिर ये कहीं ना कहीं से आया होगा, ये एनर्जी कहां से आया, ये एनर्जी क्यों, सरफेस का एनर्जी इंक्रीज क्यों हुआ? तो इसलिए हुआ कि ये जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था अंदर से, उस प्रेशर के चलते फोर्स लगा जिसके चलते वो डिस्प्लेस्ड हुआ, दैट इज वर्क डन हुआ। उस एक्सेस प्रेशर वाला फोर्स के द्वारा एक वर्क हुआ एलिमेंट पर, वही वर्क उस एलिमेंट के अंदर एलिमेंट का सरफेस एनर्जी में स्टोर हो गया। देखो एनर्जी रिलेटेड है वर्क से, किसी भी चीज का एनर्जी इंक्रीज हो रहा है दैट इज उस पर वर्क डन किया गया होगा कोई ना कोई फोर्स के द्वारा। तो यहां तो वो फोर्स दिख रहा है, वो जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ था उसका वाला फोर्स होगा, वो फोर्स के चलते डिस्प्लेस्ड हुआ। वर्क के लिए क्या जरूरी बात, फोर्स लगना चाहिए और उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। यदि कोई बॉडी पर फोर्स लगाया और वो डिस्प्लेस्ड कर गया तो बोलते हैं कि वर्क डन हुआ, और उसका वैल्यू कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क का फॉर्मूला। तो दिस इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। यदि एनर्जी में इंक्रीज हुआ है तो निश्चित रूप से उस पर वर्क हुआ होगा कोई ना कोई फोर्स का। यहां पर वो एक्सेस प्रेशर वाला जो फोर्स है उसका वर्क ही इस एनर्जी को इंक्रीज किया है। या तो लिखो इसमें दिस इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी
must be equal to work done by force due to excess pressure. वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर, तो वर्क एक्सेस प्रेशर था P, एरिया था X इंटू वाई, तो फोर्स बराबर होता है वर्क का ये फॉर्मूला F इंटू डीजेड, डीजेड अमाउंट से डिस्प्लेस्ड हुआ है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का फॉर्मूला। अब फोर्स की जगह कौन, प्रेशर गुने एरिया, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स होता है, एरिया X इंटू वाई इनिशियल एरिया एलिमेंट का, इतना वर्क हुआ एक्सेस प्रेशर के द्वारा, और यही वर्क एनर्जी में स्टोर हो गया। एंड दिस वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू this work done must be equal to increase in surface energy, that is Pxy into dz बराबर इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी अभी कितना आया था, T इंटू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, एक फ्री सरफेस के लिए, इसीलिए P बराबर कितना, इस सब को उधर भेज दो, तो P बराबर आ जाएगा T इंटू 1 बाई वाई डी वाई बाई डी जेड प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी जेड। ये वो एक्सप्रेशन आया एक्सेस प्रेशर के लिए, एक्सेस प्रेशर इनसाइड कर्व सरफेस ऑफ लिक्विड, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है, थोड़ा और काम इसमें करना है लगभग, लेकिन 90% काम हो चुका। आपको यही फॉर्मूला डिराइव करना था, लिक्विड का जो फ्री सरफेस में से एक एलिमेंट लिया उस पर कितना प्रेशर एक्सेस लग रहा है, तो ये आया है फॉर्मूला, लेकिन इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करके फाइनल एक फॉर्म देना है, उसको देखो। हो गया? यस सर। अब देखिए, ये जो आप एलिमेंट लिया था, इस तरह से लिया था एलिमेंट, ये ए बी, तो थोड़ा कर्वेचर है ना, टेढ़ापन है, हर टेढ़ापन का कर्वेचर का एक सेंटर होता है और एक रेडियस होता है। ये थोड़ा एक मैथमेटिक्स है, मैं सब्सिडियरी मैथ्स में टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर जब पढ़ाएगा सब्सिडियरी मैथ में, कैलकुलस का टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर, तो वहां पर एक टर्म पढ़ोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये एक टॉपिक पढ़ोगे। कर्वेचर मतलब टेढ़ापन, अब उंगली सीधा स्ट्रेट है,
A straight line is also curve having curvature 0. स्ट्रेट लाइन में थोड़ा भी टेढ़ापन होता है नहीं ना? No, sir. Straight line is also curve having curvature 0. तो एक जनरल टॉपिक है, मैथमेटिकल टॉपिक है, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर मिरर में भी पढ़े थे। क्या? मिरर में भी पढ़े थे सर, मिरर में पढ़े थे। मिरर वाले में? हाँ सर। हाँ हाँ वही चीज है। तो देखो इस कर्वेचर का अपना कहीं सेंटर होगा, मान लो यहाँ पर है सेंटर O1 पर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 मान लो। सिमिलरली ये एक कर्वेचर है, ये साइड में भी, इसका भी अपना कहीं सेंटर होगा, इसका भी अपना एक अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है R2, ये लेंथ X, ये लेंथ Y। अच्छा, फिर ये पॉइंट डिस्प्लेस्ड होके यहां पर आया था ए डैश पर, लेकिन इसको ना हम थोड़ा सा एक थोड़ा यूज करने के लिए इसी फिगर को हम एक अप्रोक्सीमेटली दूसरे तरह से ड्रॉ कर रहे है तो कर्वेचर इसमें, लेकिन हम यदि ये एलिमेंट है तो ये साइड लेंथ सब ऑलरेडी छोटा होगा, ए और बी क्लोज होगा, एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट वर्ड यूज कर रहे हो आप, तो ये सब काफी छोटा होगा, और काफी छोटा के लिए कर्वेचर को सीधा माना जाता है। नहीं, ये बात है कि नहीं? यस सर। जब मान लीजिए ये है, इसको लोग सीधा भी मान सकता है यदि ये दोनों पॉइंट काफी क्लोज हो तो हम लोग ना इस साइड ए बी को ऐसे ले लेते हैं, स्ट्रेट मान लेते हैं, और ये सपोज करो ये O1 था, ये R1 है, और ये पॉइंट ए डिस्प्लेस्ड होके ए डैश पर आ गया था, बी डिस्प्लेस्ड होके बी डैश पर आ गया, तो अब न्यू साइड लेंथ ये हो गया, ये साइड लेंथ x प्लस dx बना था और ये साइड लेंथ x था, और कितना अमाउंट से ये ऊपर खिसका था? dz अमाउंट से ऊपर खिसका था। ध्यान देना, इसी फिगर को एक इक्विवेलेंट हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेटे मान लिया ए बी को, और ये ऊपर डिस्प्लेस्ड हुआ था dz अमाउंट से, तो ये dz अमाउंट से ऊपर डिस्प्लेस्ड हुआ, ये साइड लेंथ x था और ये यहां से यहां तक ये x प्लस dx था। तो बताओ ये कितना होगा? ये लेंथ कितना होगा? dx होगा ना, ये लेंथ यहां से यहां तक? नहीं, अरे यहां से यहां तक पूरा x प्लस dx है, और ये लेंथ x है, तो पूरा में से x घटाएंगे तो ये dx आएगा ना? यस सर। ठीक है, और ये dz है। अब यहां पर देखो, यदि ये एंगल को थीटा माना जाए तो ये भी एंगल थीटा कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइन, और उस पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट किया तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। तो हम यदि ट्रायंगल OAB में बात करें, इन ट्रायंगल OAB यहां से tan थीटा का वैल्यू x/r1, ये भी r1 है, p/b ये भी r1। आप कहोगे सर कैसे, ऐसा कैसे होगा?
ये राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का बना दिए तो हाइपोटेन्यूज और ये सेम थोड़ी होगा। अरे ये दोनों पॉइंट काफी क्लोज है, उसके लिए कर सकते हो आप। थोड़ा आप अप्रोक्सीमेशन नहीं कीजिएगा तो कोई थ्योरेटिकल रिजल्ट पर पहुंचिए नहीं पाएंगे। इतना कंसीडर करना होगा फिजिक्स के साथ। अब इतना रिजिडिटी नहीं हो जाओ तो फिर कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो पाएगा। नहीं, ये हम Yes, नहीं sir. कर रहे, ये बुक का मेथड है, ये नहीं कि हमारा पर्सनल ये मेथड अप्रोच है। तो ये R1, ये भी R1, क्योंकि ए और बी काफी क्लोज है। थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल टाइप से बनाया कि टेन थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट P बाई बी लिया जा सके, तो X बाई R1 इस ट्रायंगल से। अच्छा, इस छोटका राइट एंगल ट्रायंगल से यहां से बात करोगे इन ट्रायंगल ए डैश, इसका भी एगो नाम दे दीजिए, परपेंडिकुलर है एन नाम दे दो इस पॉइंट का, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एन, तो ए डैश इन ट्रायंगल ए डैश एन ए, यहां से टेन थीटा निकालने जाइएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन को कोई इंटरसेक्ट किया, तो ये हो जाएगा dx बाई dz। अब चूंकि दोनों टेन थीटा का ही वैल्यू है तो RHS को भी इक्वेट कर लेना। ये दोनों का LHS टेन थीटा है, इक्वल है, तो RHS को भी इक्वेट कर दो। यानी x1 x बाई R1 बराबर आ रहा है किसका? dx बाई dz का। इट मीन्स दैट क्या हुआ कि 1 बाई R1 का वैल्यू आ रहा है 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी जेड। ऊपर दिख रहा है ना? Yes, sir. पहले उतारो आप इतना ये सब बात। हो गया सर। देखिए, जैसा आप साइड ए बी के लिए किया, सिमिलरली साइड सी डी के लिए यही काम करता। अभी हम इस साइड के लिए किया था, इस साइड के लिए, अब यही काम आप इस साइड के लिए करता। ये ए बी था ना, ए डी था, ए डी, फिर ऐसा ही आप सी डी, ये भी तो ऊपर जा रहा है, इसके लिए यही काम करते। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/r2 था, R2, इसका ये साइड लेंथ y था। सिमिलरली कर देंगे, फिर से डिराइव नहीं करेंगे। जो काम आप ए बी के लिए किया वही ये सी डी ए डी के लिए किया वही सी डी के लिए करता। तो सिमिलरली आपको एक रिजल्ट आता जिसमें आता 1 बाई R2 बराबर 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी जेड आता। और जब ये सब आ गया तो चलो अब एक्सेस प्रेशर का जो फॉर्मूला आप हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, हम देख लेते, क्लास है वो ले रहे हैं। ठीक 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 ठीक। इसलिए P का जनरल फॉर्मूला हम लोग डिराइव करके रखा था कितना? 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी जेड प्लस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी जेड। अब इसी का तो वैल्यू निकालो, वो सब्स्टिट्यूट कर दो। 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी जेड की जगह निकला है 1 बाई R1, और 1 बाई वाई डी वाई बाई डी जेड की जगह निकला है 1 बाई R2। ये हुआ फाइनल एक्सप्रेशन। ये
कोई कर्व्ड सरफेस है लिक्विड का, उसका सरफेस टेंशन है T, उसके अंदर से इतना एक्सेस प्रेशर एग्जर्ट करेगा। अब यहां पर इसी क्वेश्चन में, ये तो एक जनरल एक्सप्रेशन निकाले हो एक्सेस प्रेशर का, कोई भी कर्व्ड सरफेस, लेकिन बोलता है कि अब यहां से आप एयर बबल का अंदर का एक्सेस प्रेशर फाइंड करें, सोप बबल के अंदर का एक्सेस प्रेशर फाइंड करें, एंड लिक्विड ड्रॉप का, ये तीन गो का पूछता है। ये एक जनरल फॉर्मूला जो सब में अप्लाई होगा। अब यहां से तीन स्पेशल केस डिफाइन करने दिया जाता है। देखो, नाउ देयर आर थ्री स्पेशल केस। फर्स्ट में एक्सेस प्रेशर इनसाइड। अच्छा, एक बात और, ये जो एक्सप्रेशन निकला है वो एक फ्री सरफेस वाला लिक्विड के लिए, और दो फ्री सरफेस वाला होगा तो इसी में T की जगह 2T यूज करोगे। ये फॉर्मूला फॉर वन फ्री सरफेस, ये फॉर्मूला फॉर टू फ्री सरफेस। अभी हम लोग को फाइंड करना है एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। सोप बबल, ये सोप बबल का कोई एग्जांपल बताओ तो। बताओ, देखे हो कभी सोप बबल? यस सर। कहाँ? सर कोई कपड़ा में ग्रीस लग जाता है तब। हाँ, और वो जो दुर्गा मेला वाला में जो पाइप में डुबा के फूकता है तो नहीं एयर में निकलता है, वो भी है ना? हाँ सर। नहीं, नहीं मेला वाला में देखते हैं पाइप में, पाइप डुबा देता है सोप सॉल्यूशन में सर्फ घोल के, और उसको ऊपर में एयर में फूकता है तो बहुत सारा एयर में बबल फ्लेट करते रहता है, वो भी सोप बबल है। ठीक है, उसका क्या नेचर, वो एस्फेरिकल शेप का होता है, अंदर में एयर होता है और बाहर भी एयर होता है, और ये एक थिन सरफेस ऑफ लिक्विड है, एक थिन सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये नंबर ऑफ फ्री सरफेस बोल रहा था, जितने साइड एयर होगा उतना फ्री सरफेस कहलाएगा। तो अभी दो साइड में एयर है, इधर भी अंदर भी एयर बाहर भी एयर, इसमें दो फ्री सरफेस। इसका प्रॉपर्टी क्या हुआ कि इट इज इन एस्फेरिकल शेप, इट इज इन एस्फेरिकल शेप, और एस्फेरिकल शेप होने के चलते सब कोई भी एलिमेंट लोगे तो R1 और R2 उसका बराबर होगा। स्फीयर का रेडियस तो कांस्टेंट चीज है ना, R1 R2 इक्वल कोई भी साइड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अब यदि आप इसमें से एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, इसके अपर सरफेस में से एक एलिमेंट लोगे तो उसका सब साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेगा, स्फीयर का। तो ये डिफिनीशन। और दूसरी बात, इसको मान लो R,
and it has two free surface. It has two free surface. इसलिए आप कौन फॉर्मूला यूज करोगे? 2t इंटू 1/r प्लस 1/r। R1 R2 दोनों की जगह R ही डालना होगा यदि स्फेरिकल शेप में है तो। दैट इज ये सॉल्व होके आएगा 4t/r। ये हुआ एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। हो गया? यस सर। दूसरा है एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल। एयर बबल का एग्जांपल नहीं पता? डॉक्टर जब इंजेक्शन देता है तो निडल में से नहीं देखते, पहले कुछ निकाल देता है। हाँ सर। या कोई बोतल उतल हो, पानी भरो, थोड़ा सा खाली छोड़ दो उसको, एक बबल उस बोतल के अंदर इधर उधर होते रहता है। उसका क्या प्रॉपर्टी? वो भी स्फेरिकल शेप का होता है, लेकिन बाहर में लिक्विड होता है, और बाहर में लिक्विड होता है, लिक्विड से घिरा होता है वो, और खाली एक ही साइड खाली अंदर में एयर होता है। नहीं, बोतल उतल Yes, को नहीं sir. लुढ़काते हैं तो एक बुबुल इधर से उधर होते रहता है। यदि थोड़ा खाली हो बोतल तो, या सिरिंज उरिंज निडिल उडिल में से थोड़ा निकालते हैं, वो एयर बबल निकालते हैं। तो ये भी शेप में स्फेरिकल होगा, इसलिए R1 बराबर R2 बराबर, लेकिन इट हैज वन फ्री सरफेस। इट हैज वन फ्री सरफेस, क्योंकि एक ही साइड एयर है, जितने साइड एयर उतना फ्री सरफेस। तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक फ्री सरफेस वाला एक्सेस प्रेशर अप्लाई होगा, लेकिन R1 R2 की जगह R ही डालेंगे। यहां भी स्फेरिकल शेप का है, यानी ये आएगा सॉल्व होके 2t/r। उतारो यही सब बात। हो गया सर। और एक है लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। ये लिक्विड ड्रॉप किसको? रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप पत्ता उत्ता लीफ पर सुबह को कोहरा कुहासा वाला जो ड्रॉप रहता है वो लिक्विड ड्रॉप है। वही उसका क्या प्रॉपर्टी कि वो भी स्फेरिकल शेप का होता है, लेकिन अंदर में पूरा लिक्विड होता है, अब बाहर में खाली एयर होता है। तो शेप स्फेरिकल ही इसका भी, लेकिन इट हैज ऑल्सो वन फ्री सरफेस। एक ही साइड एयर है इसमें भी, इट हैज ऑल्सो वन फ्री सरफेस, इसलिए इसका भी फॉर्मूला एक्सेस प्रेशर का यही होगा। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग वो फेमस क्वेश्चन करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, क्विंक्स मेथड। क्विंक्स मेथड टू फाइंड सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, और एक जीगर्स मेथड। तो 2 क्लास इसमें और लगेगा इस चैप्टर में, फिर ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर ही खत्म।